हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ कुशवाहा। तो आज की इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा दो तीन और छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर, आइगन वैल्यू फंक्शन, आइगन वैल्यू इक्वेशन और उसके अलावा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और अगर टाइम रहा तो हम श्रोडिंगर का पहला एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के केस में क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। ठीक है ना, तो इतना सारा टॉपिक हम आज कवर करेंगे। अगली वाली क्लास के अंदर मुझे लगता है जो बचे हुए क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक्स हैं, मतलब श्रोडिंगर के जो बाकी एप्लीकेशन होंगे वो, और पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये पोर्शन आई थिंक अगली क्लास में हो जाएगा। तो अगली क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है? तो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके फंक्शन को, जो क्वांटिटी वहां बदल रही होती है वेव के अंदर पीरियोडिकली, उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। तो जो वेव फंक्शन है वो किसी मैटर वेव से रिलेटेड एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये हमें पता है। और आपको पता है किसी भी वेव के अंदर जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है उससे एसोसिएटेड एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम वेव का इक्वेशन बोलते हैं। तो सिमिलरली जो मैटर वेव है उसमें वेरिएबल क्वांटिटी साई है। तो अगर हम साई से रिलेटेड कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उसी को हम मैटर वेव का जो है आप कह सकते हैं वेव इक्वेशन बोलेंगे, उसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत सिंपल सी वही चीज है कि किसी मैटर वेव से रिलेटेड ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैटर वेव इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल साई। साई मतलब साई जो वेरिएबल है, साई जो वेव फंक्शन है किसी मैटर वेव का, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो उसके टर्म में जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं उसी का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दो टाइप का होता है ये, दो फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो एक होता है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और दूसरा है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो श्रोडिंगर का इक्वेशन है साई के टर्म में जो लिखा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ये इक्वेशन आपको याद रखना है। डेरिवेशन थोड़ी करना होगा आपको, प्री का एग्जाम है तो सीधे इक्वेशन लिखा होगा, उसमें ढूंढना होगा कि कौन सा टाइम इंडिपेंडेंट है कौन सा टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। देखिए इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा दो तीन स्टेप पहले से लिखेंगे। हम डायरेक्टली भी ये चीज यहाँ पर लिख सकते थे एक लाइन में कि ये श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट है, ये श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट है, बट हम एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा, आगे समझ आएगा थोड़ी देर बाद। तो माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m डेल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर v, और उसके बाद ये है साई इज इक्वल टू ई साई। ये फॉर्मेट से हम स्टार्ट करेंगे और इसको अभी हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं।
अब ये ऑपरेटर है पूरा, तो साई इसके साथ जाएगा, साई इसके साथ जाएगा, तो माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m डेल स्क्वायर साई, और फिर प्लस में ये v, उसके साथ में साई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई साई। ठीक है ना। अब ये v साई जो है इस साइड जाएगा, इसमें भी साई है, इसमें भी साई है, तो साई को बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m, और ये डेल स्क्वायर साई प्लस में सॉरी इक्वल टू करके क्या आएगा, इक्वल टू में आएगा ई माइनस वी, और ये बाहर हो जाएगा क्या, साई। अब देखिए ये जो 2m, ये जो 2m है वो इसमें क्या करेगा, यहां पर, हाँ ठीक है, 2m जो है वो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो पूरा पार्ट है वो इसमें डिवाइड करेगा, फिर यहां बचेगा क्या, माइनस में डेल स्क्वायर साई बचेगा, जिसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये अगले स्टेप में मिलेगा हमें डेल स्क्वायर साई प्लस में आएगा 2m अपान में एच कट का स्क्वायर, उसके बाद यहां पर आएगा ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमें फाइनल रिजल्ट यहां पर मिलेगा। ठीक है, ये है श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन केस ऑफ 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन के केस में हमने लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर देखिए डेल का स्क्वायर आ रहा है, डेल स्क्वायर का मतलब लाप्लासियन ऑपरेटर, आपको पता ही है डेल ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ऐसे हम लिखते हैं। तो अगर हम इसका इसी के साथ डॉट कर देंगे, डेल डॉट डेल कर देंगे, ये हो जाएगा डेल का स्क्वायर। तो ये है आपका श्रोडिंगर का, सॉरी ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ये आपको मिलता है क्या, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी इक्वेशन को 1 डायमेंशन में हमें लिखना है, तो जहां ये डेल का स्क्वायर लिखा है यहां पर उसमें से कोई एक आ जाएगा। अगर एक्स डायरेक्शन के लिए लिखना है तो डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई के लिए लिखना है तो डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम दो बातें करें, पहली बात है कि 1 डायमेंशन के लिए अगर हमें ये इक्वेशन लिखना होगा तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा, डेल स्क्वायर अपान में डेल एक्स स्क्वायर, या आप डेल क्यों लिखेंगे, आप सीधे डी लिख सकते हैं ना। अगर ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करना है, तो डी स्क्वायर साई अपान में डी एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस में 2m अपान में एच कट स्क्वायर, ब्रैकेट में है ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। एक तो ये है, और दूसरा क्या है, दूसरा है फॉर फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल किसको बोलते हैं, जिस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता उसको हम फ्री पार्टिकल बोलते हैं, है ना। कोई भी पार्टिकल अगर बाउंडेड है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तब तो वो फ्री नहीं हुआ, तब तो वो बाउंड पार्टिकल हुआ। लेकिन अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो पार्टिकल फ्री पार्टिकल बोला जाता है। और जो फ्री पार्टिकल हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ऐसा तो कांस्टेंट होती है, लेकिन हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स में हर जगह पर v बराबर 0 लेके चलेंगे। जब भी फ्री पार्टिकल की बात होगी तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 रख देना है। ठीक है, तो अगर हम फ्री पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये v हट भी जाएगा, तो सिंपल इक्वेशन आ जाएगा, ये डेल स्क्वायर साई प्लस में आएगा ये 2m अपान में एच कट स्क्वायर, और ये e हो जाएगा, और यहाँ पर साई इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये जनरल केस है, इसमें से फिर आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया आपका श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें कहीं भी टाइम का फंक्शन, कोई भी इसमें टाइम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, टाइम के ऊपर कुछ भी इसमें डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए फिर से वहीं से शुरू करते हैं, माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m डेल स्क्वायर और प्लस में v, और ये यहां पर हो जाएगा साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर e और साई। वहीं से पहली लाइन वहीं से शुरू कर रहे हैं। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो e है उसको अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एच कट स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर प्लस में v, और ये जो यहाँ पर एनर्जी है ये एनर्जी टाइम का यहाँ पर
फंक्शन यहाँ पर लिखना है आई एच कट डेल बाई डेल टी, आई एच कट डेल बाई डेल टी इसको लिखना है और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा साई। ठीक है, ये है आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहां पर साई भी होगा, ये वाला साई। और इस इक्वेशन को देखिए इस तरीके से भी लिखा जाता है और ऑप्शन में क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उसके ऑप्शन में बहुत छोटा फॉर्म दिया जाएगा। ये जो पूरा पार्ट है इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, तो यहाँ एच हो जाएगा और ये हो जाएगा साई, और ये जो आई एच का डेल बाई डेल टी है इसको टोटल एनर्जी ऑपरेटर ई बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या, साई। ठीक है ना, और एच साई बराबर ई साई लिखा हुआ है। अब ये जो ई है और ये जो एच है वो दोनों एक तरह से देखा जाए तो सेम ही चीज है। आप अगर आगे अभी हम आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जो भी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो टोटल एनर्जी की आइगन वैल्यू मिलेगी, आप ये कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर है ये टोटल एनर्जी का यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑपरेटर आ रहा है। तो ये जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कर रहे हैं कह रहे हैं और ये जो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर कह रहे हैं, ये दोनों ही टोटल एनर्जी के लिए ही होते हैं। बस ये टोटल एनर्जी का ये जो ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन बोल रहे हैं, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और टोटल एनर्जी का ये जो ऑपरेटर यहाँ पर है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो के दोनों ही टाइम टोटल एनर्जी के ही ऑपरेटर हैं, ये टाइम इनडिपेंडेंट है और ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है ना, नॉर्मली हम इसको हैमिल्टोनियन और इसको हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर के नाम से बुला लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं वेयर, ये श्रोडिंगर का इक्वेशन ही है। ठीक है ना, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वेयर एच इज इक्वल टू क्या है, माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m और ये है डेल स्क्वायर और प्लस में v, दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मतलब ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर ही है। ये देखिए पूरा काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी ये पूरा काइनेटिक एनर्जी है और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर टोटल एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा जो ई है वो क्या है, इसको बोलेंगे आई एच कट डेल बाई डेल टी, ये पूरा क्या है, इसको बोलेंगे टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। जब आप ऑपरेटर टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर आप इन दोनों को ही टोटल एनर्जी ऑपरेटर कहेंगे, बस ये टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है और ये टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसमें वही बात कर लें कि हम इस इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं फॉर वन डायमेंशन एंड फॉर वन डायमेंशन के केस में अगर आप इसको लिखेंगे तो कहां पर फर्क आएगा, ये पहला जो टर्म है माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m और उसके बाद में ये जो डेल स्क्वायर है यहीं पर हो जाएगा, मतलब ये साई को आप अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वी साई इज इक्वल टू हो जाएगा आई एच कट डेल बाई डेल टी ऑफ साई, ये ठीक है। और फ्री पार्टिकल के लिए अगर लिखेंगे फॉर फ्री पार्टिकल तो पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m और डेल स्क्वायर ये पूरा पार्ट साई इज इक्वल टू हो जाएगा आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। ये है फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इन केस ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है, इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है। श्रोडिंगर का इक्वेशन क्या होता है उसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, तो बस हमें यही देखना है श्रोडिंगर का इक्वेशन किस लिए था। तो कोई भी मैटर वेव मूव करेगा तो मैटर वेव से रिलेटेड जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो वेव फंक्शन साई है, और उस साई से एसोसिएटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जिसको नॉर्मली वेव का इक्वेशन बोल रहे थे, श्रोडिंगर ने बनाया, उनका नाम पड़ गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दो टाइप के हो गए, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट वाले में टाइम नहीं आएगा, टाइम डिपेंडेंट वाले में टाइम आ जाएगा, और इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं। जैसे पहला है हमारा ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर। ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर, आपको पता है ये जो भी कुछ हम अभी पढ़ रहे हैं ना, जब हम लास्ट में अगली क्लास में पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो आपको लगेगा कि सब कुछ तो हमें पहले से ही पता है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट में पहला तो यही पोस्टुलेट है कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, यानी छोटे पार्टिकल से रिलेटेड कोई सिस्टम है,
तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी स्थिति को या उसके स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल होता है जिसको वेव फंक्शन बोलते हैं। तो आपको तो पता ही है, वेव फंक्शन में आपने सब कुछ पढ़ा ही है। तो मतलब जो भी ये बातें हम कर रहे हैं ना, जैसे ये भी एक क्वांटम मैकेनिक्स का एक पॉस्टुलेट है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये भी एक पॉस्टुलेट है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं उसको हम ऑब्जर्वेबल बोलते हैं, और हर ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड एक ऑपरेटर होता है। वो ऑपरेटर को जब हम वेव फंक्शन साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें उस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू मिलती है। जैसे लीनियर मोमेंटम निकालना है तो उसका एक ऑपरेटर होगा, हम उस ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, वेव फंक्शन साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें लीनियर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। एनर्जी का एक ऑपरेटर होगा जिसको साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी या मेजरेबल क्वांटिटी या ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का अगला पोस्टुलेट है। तो जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं ना, ये पोस्टुलेट में ही काउंट हो जाएगा बस, लास्ट में और कुछ नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं एनी measurable physical quantity is called observables. In quantum mechanics, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब जहां हम पार्टिकल के वेव नेचर को कंसीडर करने लगे, वहां से क्वांटम मैकेनिक्स की बात, ये बात होती है जब भी, तो इसका यही मतलब है। इसको वेव मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स या इन वेव मैकेनिक्स देयर इज एन ऑपरेटर associated with each observable या each physical quantity या measurable quantity, each observable by operating which on wave function psi we get the value of observable, we get the value of observable by operating which on psi we get the value of observable। ठीक है। तो हर यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि हर एक ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड एक ऑपरेटर होता है उसका अपना। अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आपको चाहिए तो आपको उसका ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। और कैसे यूज करना है, ऑपरेटर को ऑपरेट करना है किसके ऊपर, वेव फंक्शन साई के ऊपर। वेव फंक्शन साई के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, आपको ये बात पहले से पता है। तो जब उस वेव फंक्शन साई पर हम ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो जिस ऑपरेटर को आपने यूज किया है उसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर आपको याद रखने, एग्जाम के अंदर ऑपरेटर पूछे जाते हैं कि लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर क्या है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर आपको याद रखने पड़ेंगे। हम अगले स्लाइड में ये सारे ऑपरेटर जितने भी हैं आपको याद करने, वो हम लिख देते हैं। बस ये टेबल आपको याद कर लेना है। एक साइड हम ऑब्जर्वेबल लिख देते हैं यानी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे साइड उससे एसोसिएटेड ऑपरेटर। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जर्वेबल्स। और यहां पर हम लिखेंगे उससे एसोसिएटेड ऑपरेटर। जैसे जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी या एनर्जी का ऑपरेटर है ना। तो टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है, टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो कौन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसको हम एच कैप से दिखाते हैं, या इसको आप ई कैप से भी दिखा सकते हैं। ऑपरेटर के ऊपर हमेशा कैप लगाते हैं, कोई भी ऑपरेटर अगर हम लिख रहे हैं उसके ऊपर कैप रहेगा। तो एच कैप या ई कैप की बात करें। अब आप देखिए श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को हमने शुरुआत में जो लिखा था वो 2 स्टेप एक्स्ट्रा क्यों लिखा था, उसका रीजन यही है कि आपको ऑपरेटर भी याद हो जाएगा। जैसे हम डायरेक्टली इस चीज को लिख सकते थे, बट ये जो आपने किया है ना, अब इससे आपको ये चीज याद रहेगा। और अगर कभी ये भूल भी जाता है तो आप यहां से शुरू करके यहां पर पहुंच भी सकते हैं। एच साई बराबर ई साई है, अगर जो एच वाला ऑपरेटर है वो आपको पता है तो आपका ये टाइम इंडिपेंडेंट भी डेवलप हो जाएगा, ई में कोई चेंज नहीं करना है।
और जो टाइम डिपेंडेंट है उसको भी निकालेंगे, बस ई की जगह पर आई एच कट डेल बाई डेल टी लिख देंगे। तो ये इसलिए ये पूरा ऑपरेटर ही आपको याद हो जाए, ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है, यही चीज को हम लिख देते हैं। तो इससे आपको डबल फायदा है, ऑपरेटर भी याद हो जाएगा और ये इक्वेशन आपको इसको ढोने की जरूरत नहीं है, अगर ये कभी भूल गया तो आप निकाल सकते हैं। तो माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m डेल स्क्वायर और प्लस में v। ये है आपका टोटल एनर्जी का ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और इसी को और क्या लिख सकते हैं, आई एच कट डेल बाई डेल टी। दोनों ही टोटल एनर्जी के ऑपरेटर हैं। फर्क क्या है, ये है टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर एनर्जी का, और ये जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद टोटल एनर्जी अगर हो गया तो अब इसके बाद अगले दो तो बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी का लिखना हो, अगर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आपको लिखना है तो इसका मतलब कि ये पहला टर्म काइनेटिक एनर्जी था, दूसरा पोटेंशियल दिख ही रहा है। टोटल एनर्जी में क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यानी पहला क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को आप सिंपल ऐसे लिख लेंगे, टी कैप, टी कैप इक्वल टू कितना, यही लिख लीजिए, माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m और डेल स्क्वायर, हो गया, कुछ करना ही नहीं है, उसी में से निकाल के लिख दिया। अगला अगर हमें लिखना है पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर भी बहुत आसानी से लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, सिंपल। और उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखें लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे हम, या मोमेंटम कह लीजिए या लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर अगर हम लिखें तो पी कैप बराबर, आप बताइए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसमें होता है ना पी स्क्वायर अपान में 2m। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, पी स्क्वायर अपान में 2m। तो ये देखिए अपान में 2m है, काइनेटिक एनर्जी ये है, ये अपान में 2m है। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है और ये अपान में 2m है, तो यानी ये पी के स्क्वायर की वैल्यू है, यानी मोमेंटम के ऑपरेटर का स्क्वायर ही तो है ये, के बराबर पी स्क्वायर अपान में 2m। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर है, हमें मोमेंटम ऑपरेटर चाहिए, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ डेल मिलेगा, यहाँ एच कट मिलेगा, और ये जो आई माइनस है ये रूट में चला जाएगा, और रूट में माइनस का मतलब क्या होता है, आई होता है। रूट में माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट लेने पर। नहीं आई तो नहीं होता, आई एच कट डेल नहीं होता ना इसका, एच कट अपान आई, एक सेकेंड, ये इस तरह से लिखा होता है, एच कट अपान में आई इंटू में ये डेल होता है। तो अगर हम इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और ये आयोटा हट जाएगा। आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा माइनस में चला जाएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा, तो माइनस में आई एच कट और डेल, माइनस में आई एच कट डेल। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करने में माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा, एच कट स्क्वायर आएगा और डेल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से जो आ रहा है उसमें तो कुछ कंट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब इस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं, आप देखिए एच कट अपान में आई और यहाँ पर ये होता है डेल, ये होता है मोमेंटम ऑपरेटर। हालांकि इससे भी वैल्यू यही निकलेगी जो हम, लेकिन हम जो चीज कर रहे थे उसके हिसाब से सॉल्व करने पर ये नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप इसका देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू वही आ रही, बस बात ये है कि आयोटा हम नीचे ले रहे हैं या आयोटा को ऊपर लिख रहे हैं, उसके फर्क आ रहा है उससे। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एच कट का स्क्वायर आएगा, डेल का स्क्वायर आएगा, और ये माइनस फिर आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का भी स्क्वायर होगा। अब ये आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या, आयोटा का स्क्वायर का मतलब रूट क्या होता है, माइनस में 1 आएगा, तो जो -1 अपान में आएगा वो ऊपर भी लिखा जा सकता है। जबकि आप देखिए यही आयोटा आप ऊपर भी लिखेंगे तब भी स्क्वायर करने पर यही आएगा, क्योंकि आयोटा चाहे अपान में हो, आयोटा चाहे मल्टीप्लाई में हो, स्क्वायर करने पर -1 ही आएगा, और -1 चाहे अपान में लिखे चाहे ऊपर लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि एच कट अपान आई इंटू आई, आयोटा मतलब नीचे लिखना है आपको, उसके बाद में यहाँ पर ये डेल ऑपरेटर आएगा। आप इसको अगर स्क्वायर करके यहाँ पर रखेंगे और अपान में 2m करेंगे तो यही वाली सेम वैल्यू आपको मिलेगी। अगर हम इसमें आयोटा से अब मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या मिलेगा, अब आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा का स्क्वायर -1 बनेगा, जो माइनस यहाँ लिखेंगे, और जो आयोटा मल्टीप्लाई में रहेगा वो यहाँ पर आएगा, तो आई एच कट और डेल करके ये हमारा आ जाएगा अगला ऑपरेटर। हाँ वो मतलब अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा तब जाकर के मतलब इस फॉर्मेट में हम ला पाएंगे। अगर हम डायरेक्टली देखें तो आई एच कट डेल आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है ना, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर और ये आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में 1, ये आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में -1। ठीक है, चलिए मोमेंटम हो गया। इसके बाद वेलोसिटी का अगर हमें निकालना है ऑपरेटर, तो वेलोसिटी का ऑपरेटर कैसे निकलेगा, P बराबर m इंटू वी होता है, यानी मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो मोमेंटम अपान मास, मतलब जो भी मोमेंटम का ऑपरेटर है उसको मास से डिवाइड करना होगा। तो वेलोसिटी का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, इसी के अपान में क्या लिखना है, मास लिखना है बस। तो आई पहले से है, m लिख लेंगे, यहाँ पर डेल हो जाएगा, या इसी को माइनस में आई एच का डेल और अपान में m ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है वो आर ही होता है, आर का ऑपरेटर आर होता है, वी का ऑपरेटर वी होता है। तो आप देखिए जितने भी ऑपरेटर हैं, ये जो ऑपरेटर है, ये इन ऑपरेटर को अगर हम साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग जो ये ऑब्जर्वेबल है या फिजिकल क्वांटिटी है वो हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको ऑपरेटर याद रखना है, एग्जाम के अंदर यही टोटल, पोटेंशियल, काइनेटिक और मोमेंटम, वेलोसिटी यही पूछे जाते हैं, बाकी तो इसका तो कुछ है नहीं। 1 2 3 4 4 5 ये ऑपरेटर जो है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऑपरेटर के ऊपर बात करें, हल्का सा ऑपरेटर, तो ऑपरेटर क्या होता है, मैथमेटिकल रूल, a mathematical rule which converts या change one function into another function, a mathematical rule which converts one function into another function is called operator। ऑपरेटर क्या है, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है ऑपरेट करके। जैसे fx है, इसके ऊपर हमने ऑपरेटर a को ऑपरेट किया और इसने इसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया, g ऑफ x बना दिया। तो इसका मतलब ये a क्या है, ये एक ऑपरेटर है। हालांकि ये जरूरी नहीं होता है कि कोई फंक्शन के ऊपर हम ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो वो उसको चेंज ही कर दे, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। बट इन जनरल हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि ऑपरेटर किसी फंक्शन को चेंज कर देता है। अब ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन भी किस टाइप का है। जैसे आपको पता है कि अगर ऑपरेटर की जगह पर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लें, ऑपरेटर मतलब जैसे डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, किसी भी चीज को ऑपरेट करने से अगर कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, बदल गई है, उसी को ऑपरेटर बोलेंगे। तो जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर की हम बात करें और यहां हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x ले लें, तो e पावर x का d बाई डी एक्स करेंगे तो e पावर x ही आएगा, फंक्शन कहां बदला, फंक्शन तो सेम रह गया। लेकिन अगर हम e पावर x की जगह पर साइन x ले लें तो साइन x का डिफरेंशिएशन करने पर cos x आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है, कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। लेकिन इन जनरल ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम मान लीजिए कंडीशन में ले लेते हैं कि जो हमारा ऑपरेटर है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है और जो हमारा ये फंक्शन है वो हम ले लेते हैं e पावर x है। तो ऐसे केस में आप देखिए क्या हो रहा है, d बाई डी एक्स, ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर, तो हमें क्या मिल रहा है, वही फंक्शन मिल रहा है, नहीं बदला। लेकिन हम ऐसा भी तो ले सकते थे, हम दूसरा कोई फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं, तो साइन एक्स में क्या होगा, ये d बाई डी एक्स करने पर साइन एक्स बदल करके कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन बदल भी गया। तो ये जनरल बात है ना, जनरल मतलब उसकी वैल्यू बराबर भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है ना, ये बात है। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेटर। अब इसमें आपको पता है कि हर एक ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड क्या होता है, एक ऑपरेटर हमारे पास होता है। कुछ 2-3 टाइप के ऑपरेटर के नाम अगर हम देखें, जैसे एक होता है कि नल ऑपरेटर, नल ऑपरेटर तो मतलब कोई ऐसा ऑपरेटर जो इफ अगर हम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें और ऑपरेट करने के बाद में जो वैल्यू आए वो कितनी आए, ऑपरेट करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर कोई ऑपरेटर ऐसा है कि फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने पर वैल्यू 0 आ रही है,
तो इस ऑपरेटर को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड नल ऑपरेटर। ठीक है। इसी तरह से एक और जैसे होता है इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर, तो इनवर्स ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इफ ऑपरेटर ए जो है हमने इसको अप्लाई किया कहां पर? साई ऑफ एक्स के ऊपर, और हमें क्या मिला? फाई ऑफ एक्स मिल गया। हमने किसी फंक्शन के ऊपर एक ऑपरेटर को ऑपरेट किया, हमें नया ऑपरेटर, नया फंक्शन मिल गया। एंड एक दूसरा ऑपरेटर कुछ इस टाइप का है जो क्या कर रहा है, अगर फाई एक्स के ऊपर, मतलब जो यहां से आउटपुट मिला था उसके ऊपर ऑपरेट करे, वापस से हमें ये प्रोवाइड कर दे, ये क्या हो जाएगा? साई एक्स। ये ऑपरेटर जो हमें यहां से ऑपरेट करके रिजल्ट दे रहा है, अगर हम इसके ऊपर वापस से ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट करें तो वापस से वो पुराना वाला फंक्शन आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑपरेटर। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? इनवर्स ऑपरेटर। जैसे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जानते हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर कुछ आउटपुट आया, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वापस आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेटर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना। और अगर ये दोनों इनवर्स ऑपरेटर हैं तो कैसे लिखा जा सकता है? ये देखिए फाई ऑफ एक्स की ये वैल्यू लिखी है, तो आप यहां से जरा फाई ऑफ एक्स निकालिएगा। तो फाई ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये जो बी है वो इस साइड जाएगा, तो इसको हम बी ऑपरेटर का इनवर्स लिखेंगे। और ये क्या है? साई ऑफ एक्स है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप देखिए ये भी फाई ऑफ एक्स है, ये भी फाई ऑफ एक्स है, यहाँ पर साई एक्स लिखा है, यहाँ ए है और यहाँ बी इनवर्स है। तो आप कह सकते हैं कि अगर दो ऑपरेटर इनवर्स ऑपरेटर हैं तो उसको कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, बी बराबर ए इनवर्स करके। ठीक है। और एक लास्ट ये देख लीजिए आप, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर, तो लीनियर ऑपरेटर में क्या होता है कि इफ अगर आपने किसी ऑपरेटर को ऑपरेट किया, दो फंक्शन है एफ और जी, और उन दोनों फंक्शन को हमने पहले जोड़ा और जोड़ने के बाद इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, तब जो रिजल्ट मिल रहा है, और अगर हम इस ऑपरेटर को दोनों के ऊपर अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ करके ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ ऑपरेट करके दोनों को फिर जोड़ रहे हैं, अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब आप कह सकते हैं देन ए इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर ऑपरेटर। इसी ऑपरेटर से रिलेटेड एक खास कंडीशन बनेगी, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, देखिए आइगन वर्ड का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। आइगन वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या प्रॉपर वैल्यू, या फिर कह सकते हैं अलाउड वैल्यू, परमिजिबल वैल्यू। ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका ये मीनिंग होता है। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए आपके पास इफ आपके पास कोई ऑपरेटर है जिसको आपने किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद क्या हुआ? ऑपरेट करने के बाद क्या हुआ? आपको यहां पर कुछ वैल्यू मिली, लेकिन वही सेम फंक्शन जो जिसके ऊपर आप ऑपरेट कर रहे थे वो फंक्शन भी वापस से मिल गया। यानी अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पर ऑपरेट करने पर वो फंक्शन को रिप्रोड्यूस करता है और वापस से एक नंबर भी दे के जाता है, तो अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है, ये हो भी सकता है जैसे कि आपने यहां पर देखा ना, ये वाले कंडीशन में आपने देखा कि आप जब जिस फंक्शन के ऊपर इस ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे थे आपको वही फंक्शन मिल गया, और ये फंक्शन के सामने यहाँ नंबर भी मिला 1, हो सकता है नंबर भी मिलता 2, जैसे यहाँ पर e पावर 2x होता तो यहाँ 2 भी आता, e पावर 2x भी आता। मतलब जिस ऑपरेटर के ऊपर आप जिस फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर फंक्शन वही मिले, रिप्रोड्यूस हो जाए और साथ में कोई नंबर मिल जाए, ये वाली कहानी अगर है, तो उस कंडीशन में हम इसकी बात करेंगे। इसका नाम है आइगन वैल्यू इक्वेशन। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है।
और अगर ऐसा हो रहा है तो जो ऑपरेटर है वो क्या बोला जाएगा, इस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज आइगन, इसको बोलेंगे आइगन ऑपरेटर। आइगन ऑपरेटर, ठीक है ना, या ऑपरेटर ऑफ, इसको बोलेंगे ऑपरेटर ऑफ आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन एफ एक्स, मतलब ये जो एफ एक्स है ना, मतलब इस बात को थोड़ा घुमा के उल्टा बोलना चाहिए था, ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिखिए, ए की बजाय, ए तो ऑपरेटर है ही, एफ एक्स को ऐसे केस में अगर कोई ऑपरेटर इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को बोलेंगे आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए, आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए। और जो लैम्डा है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ, आइगन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, आइगन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इसको आइगन फंक्शन बोलेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखिए, श्रोडिंजर का जो इक्वेशन था एच साई बराबर ई साई, तो आपने एच की जगह पर जो लिखा था वो क्या लिखा था, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, यानी माइनस में एच कट स्क्वायर अपान में 2m डेल स्क्वायर प्लस में v, और उसको आपने ऑपरेट किया था साई के ऊपर, तो आपको मिला था ई, और यहाँ पर क्या साई। तो अगर आप किसी ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगी, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एनर्जी का ऑपरेटर है, तो वैल्यू किसकी मिलेगी, एनर्जी की मिलेगी। तो यानी अगर आप इस एनर्जी के ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम एनर्जी की आइगन वैल्यू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। और इस फंक्शन को, जिस फंक्शन के ऊपर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे आइगन फंक्शन। ये क्या है, आइगन फंक्शन है, और ये क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी है, और ये है आइगन इस एनर्जी का ऑपरेटर, ठीक है ना। तो यानी ये जो ई है वो है आइगन वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी की क्या है, आइगन वैल्यू है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है आई थिंक वो आपका यही है, श्रोडिंजर के इक्वेशन का एप्लीकेशन। तो श्रोडिंजर के अगर हम इक्वेशन के एप्लीकेशन में जाएं तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है ना, नहीं सॉरी, एक टॉपिक और छूट रहा है ना, एक टॉपिक है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको आप देख लीजिए, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल। डायनेमिकल वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल बदलता है, जिस वेरिएबल की वैल्यू टाइम के साथ बदल रही हो उसको बोलते हैं डायनेमिकल वेरिएबल, है ना। दी वेरिएबल या दी फिजिकल क्वांटिटी which varies with time is called डायनामिकल वेरिएबल। डायनामिक नाम से ही पता है ना जो बदल रहा है, डायनामिकल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिस चीज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है ना, मतलब कोई वेरिएबल मतलब कोई भी एक तरह से आप क्वांटिटी ले लीजिए, वेरिएबल हो गया। तो डायनेमिकल वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही है टाइम के साथ में, वो डायनेमिकल वेरिएबल है। दैट इज जैसे कि आप कह सकते हैं कि पोजीशन है, अब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन बदल रहा है ना, एनर्जी है, मोमेंटम है, इन्हीं को बोल रहे हैं डायनेमिकल वेरिएबल। तो किसी भी डायनेमिकल वेरिएबल का हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। इन्हीं पोजीशन, एनर्जी, मोमेंटम, इन्हीं को हम डायनेमिकल वेरिएबल बोल रहे हैं। तो इन डायनेमिकल वेरिएबल्स की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है। इस बात का क्या मतलब है, नाम से ही पता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या कह लीजिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, या कह लीजिए एवरेज।
जैसे हम नॉर्मली कोई भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं, और वो रिजल्ट में जो वैल्यूज हमें मिलती है उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू के करीब पहुंचने के लिए क्या करते हैं, उनका एवरेज ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है या एग्जैक्ट वैल्यू के करीब कोई वैल्यू है ना। तो ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम करते हैं, हमें कोई भी इस तरह से डायनेमिकल वेरिएबल का मेजरमेंट करना है, तो आपको तो पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हैं, और वेव के केस में कुछ भी सर्टेन नहीं है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वेव से रिलेटेड जो क्वांटिटी है साई, वो साई यानी वो वेव फंक्शन से हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में सारी बातें करते हैं, है ना। मैक्स बॉर्न साइंटिस्ट ने बताया था कि जो साई है वो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज हम निकालेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी के टर्म में निकालेंगे, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, हमेशा उसका एक रेंज होगा, उसमें हमेशा एक हमें अनसर्टेनिटी ही मिलेगी, क्योंकि पार्टिकल के रूप में वो है ही नहीं, वो वेव के फॉर्म में है, और वेव जो है वो फैला हुआ है, मतलब उसका कुछ भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो फैला हुआ है। तो इसलिए आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज का कैलकुलेशन आप करेंगे तो वो हमेशा प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आएगा। प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आने का मतलब कि जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आप अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में जो आएगा, जो अनसर्टेन वैल्यू आएगी, आपको बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके या बार बार जो आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, उन सारे ऑब्जर्वेशंस का जब आप एवरेज एक निकालेंगे तो उसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। यानी एक तरह से वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना। कोई वेव फंक्शन है, उससे रिलेटेड आप कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बार बार आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वो अलग अलग वैल्यू आपको मिल रही है, और उसका एक रेंज मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको मिलेगा नहीं। तो जो भी आपको रेंज के फॉर्म में वैल्यू मिल रही है वो बार बार आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उन सारी वैल्यूज का आप जब एवरेज निकालते हैं, उसी एवरेज वैल्यू को क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल रहे हैं, है ना। तो इस बात को हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, यहां तक पहुंचने से पहले इस पूरी कहानी को लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न the wave function psi has probabilistic interpretation so we can get only probability of any dynamical variable associated with particle so the average value of all the measurements, average value of a large number of measurement average value of large number of measurements average value of a large number of measurements of any dynamical variable is called its expectation value। इसको क्या बोलते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना। अब आप बताइए कि आपको ये भी पता है कि कोई भी डायनेमिकल जो वेरिएबल है उसका जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी ऑब्जर्वेबल हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं, हम उसको कैसे निकालते हैं, वेव फंक्शन साई के ऊपर उसका ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, तब वो क्वांटिटी हमें मिलती है। तो जब हम इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू को लिखते हैं, आप जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है मान लीजिए ए, उसका हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज लेना है,
तो इसके लिए फार्मूला देखिए ऐसे होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और यहाँ पर होता है या मतलब जो भी स्पेस होगा, जो भी लिमिट दिया जाएगा वो आप लिखिएगा, हम हटा रहे हैं इसको। जो भी लिमिट दिया जाएगा वो लिमिट आप लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमें इसको वो लेना है। उसके बाद में वेव फंक्शन जो आपके पास होगा साई, उसका स्टार, और ये ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, फिर यहाँ पर लिख रहे हैं साई, और फिर अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो डी टाउ, फिर इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिखेंगे साई स्टार, साई और डी टाउ। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का, जिस भी ऑब्जर्वेबल का हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू लेना है, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आप डायरेक्टली तो नहीं पा सकते, तो आप कैसे निकालते हैं? जैसे हमें मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करते हैं, साई के ऊपर मोमेंटम के ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं। तो अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ए को ऑपरेट करेंगे, ए के ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे साई के ऊपर। ये देखिए ए का ऑपरेटर साई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और ऑपरेट होने के बाद जो आएगा वो साई स्टार यहाँ पर रहेगा, फिर ये पूरा पार्ट आप इंटीग्रेट करेंगे तब हमें ए की वैल्यू मिलेगी। और ये कब यूज कर रहे हैं, व्हेन साई इज अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अननॉर्मलाइज्ड है, ये अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, उस केस में किसी फिजिकल क्वांटिटी ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखने का ये तरीका होगा। अगर मान लीजिए साई नॉर्मलाइज्ड है, तो इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, तो आपको तो पता ही है, अगर वेव फंक्शन साई क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के केस में ये साई स्टार साई डी टाउ की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, अपान वाली पूरी वैल्यू। जब ये वैल्यू हट जाएगी, कब, जब ये आपका वेव फंक्शन साई क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड, जब ये हट जाएगा उस केस में ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखने का फार्मूला क्या होगा, बस इतना ही करना है, साई स्टार लिखना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट कर देना है, उसके बाद में ये इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल। तो ये हमारे पास अब फार्मूला हो गया, मतलब मोस्ट जनरल फार्मूला तो आप कह लीजिए यही है, क्योंकि अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तब भी हम इसको यूज कर पाएंगे, और अगर नॉर्मलाइज्ड हो गया तो जो अपान वाली वैल्यू है वो 1 कर लेंगे, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी के बेसिस पर आप बताइए, अब अगर हम लिखें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी, लीनियर मोमेंटम पी की अगर हम बात करें, इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, और ये कैसे आएगा, ये आएगा अगर हम वेव फंक्शन को क्या मान के चल रहे हैं, वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड मान के चल रहे हैं, तो वेव ये मोमेंटम है तो मोमेंटम के ऑपरेटर को लिखना होगा, मोमेंटम का ऑपरेटर कितना है, माइनस में आई एच कट डेल, ये है ना, इसका ऑपरेटर लिखना होता है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर पी का ऑपरेटर, फिर ये साई, फिर ये डी टाउ। अब हम पी के ऑपरेटर की वैल्यू पता करते हैं, तो हमें ये याद है कि माइनस में आई था, एच कट था, डेल था, या फिर एच कट अपान आई डेल था, और उसके बाद में साई और ये डी टाउ। अब इसके बाद आप इसी को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करना है, ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा, ये 3 डायमेंशन में है तो आप इसको साई के ऊपर ऑपरेट करिएगा, अगर 1 डायमेंशन में है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साई, वेव फंक्शन साई की वैल्यू गिवन होगी, उसको आप एक, अगर 1 डायमेंशन में बात करें तो उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो वेव फंक्शन साई होगा उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ लिखेंगे, और ये जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा वो इस साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगा आपको लीनियर मोमेंटम का। ठीक है ना, मतलब न्यूमेरिकल भी अगर इसका आता है तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, बाकी सारा प्रोसेस आप समझ चुके हैं कैसे करना है। इसी तरह से अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे आएगा, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, तो आपको लिखना होगा साई स्टार और एनर्जी का ऑपरेटर, उसके बाद साई और डी टाउ, एनर्जी का ऑपरेटर। अब आप चाहे जो भी आपका ये फॉर्मेट है आप देख लीजिए कि आपका ये जो साई है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर ये आप यहाँ पर लिखते हैं इसको टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में, कितना हो जाएगा, आई एच कट डेल बाई डेल टी, और उसके बाद में हो जाएगा साई, उसके बाद में ये है क्या, डी टाउ, आई एच कट बाहर निकलेगा, साई का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लेंगे। तो यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका ऑपरेटर यूज करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि साई के ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट करके ही हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है ना, तो इसलिए यहाँ ऑपरेटर रहेगा ना कि फिजिकल क्वांटिटी, ऑपरेटर इसलिए याद रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक टॉपिक और आपका बचता है, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन। तो हम ऐसा करते हैं, अभी 50 मिनट ही हुए हैं तो एक एप्लीकेशन आज पढ़ लेते हैं,
जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एप्लीकेशन है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसके अलावा जो स्टेप पोटेंशियल हमारा सिलेबस है, और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये 3 पार्ट अगर देखा जाए तो ये हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज पढ़ लेते हैं पहला एप्लीकेशन। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसी को हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कहते हैं। स्क्वायर पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आए, टॉपिक वही है हमारा। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई पार्टिकल है जो किसी ऐसी जगह पर फंसा हुआ है, ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो हम उस बात को अगर रियल लाइफ से, फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखें, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप ऐसा मानिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर पार्टिकल 1D का मतलब वन डायमेंशनल ही मोशन पॉसिबल है। यानी आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई एक पार्टिकल है, रियलिटी अलग चीज है और इमेजिनेशन या उसके एनालॉजी की अगर बात करें तो वो अलग है। एनालॉजी मतलब हम उसको एक कंपेयर करके एक आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब पार्टिकल सच में कोई बक्से के अंदर बंद नहीं है। जैसे किसी क्रिस्टल की हम बात करते हैं तो सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी ऐसी जगह पर एक बहुत छोटे से स्पेस में कहीं फंसा हुआ है, और वो पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पा रहा है। उसके पास इतनी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो पार्टिकल जहां पर है वहीं से आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है। उसी चीज की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी जगह पर कहीं पर भी, वो किस जगह पर है वो हमें नहीं जानना है, थियोरेटिकली इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी ऐसी जगह पर फंस गया है कि जहां से बाहर निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि बाहर क्या क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इस जगह पर जाने के लिए उसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। मतलब ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पर घूम रहा है, वी एक्स बराबर 0 का मतलब यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l के बीच में ये पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। फ्री पार्टिकल मतलब यहाँ इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में वो वन डायमेंशन में, मतलब आगे पीछे, अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता। वन डायमेंशन में ये हल्का फुल्का ऐसे मूव कर पा रहा है 0 से लेकर l के बीच में, लेकिन उसके बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बाहर तब जा पाएगा जब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इनफाइनाइट। और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट या काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट होना पॉसिबल नहीं होता है। तो यानी कुल मिलाकर के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल यहां नहीं जा पाएगा। इसी बात को ऐसे बोल देते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि जैसे ये कोई दीवार है जो इनपेनेट्रेबल है। इम्पेनेट्रेबल का मतलब कि ऐसे आप मानिए कि पार्टिकल एक ऐसे बक्से के अंदर बंद हो गया है कि उसके अगल बगल की दीवार को पेनेट्रेट करके बाहर नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये हम ऐसे जस्ट एक कंपेयर करते हैं, एक कुएं की तरह कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा कुआं है जिसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग इसके नाम रखे गए हैं, है ना। यानी ये एक पार्टिकल है जो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सॉलिड में कहीं पर ऐसी जगह पर है जो वहीं पर आगे पीछे बस मूव कर पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, वहां से निकल नहीं पा रहा है। निकलने के लिए बहुत ज्यादा उसके पास में एनर्जी होगी तब निकल पाएगा। कितनी एनर्जी? इनफाइनाइट। तो कभी नहीं होगी, कभी नहीं निकलेगा। ऐसे केस में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं, इसका अगर आप फंक्शन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी 0 कब? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू होगी लेस देन 0, लेस देन l एंड ग्रेटर देन 0। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी कब? इनफाइनाइट होगी तब जब x की वैल्यू क्या होगी? 0 से कम या l से ज्यादा। x की वैल्यू क्या होगी? l से ज्यादा होगी और 0 से कम होगी, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू l और 0 के बीच में है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और अगर x की वैल्यू
0 से कम है और L से ज्यादा है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपको ऐसा मिलेगा, इनफाइनाइट। ठीक है। अब ये जो पार्टिकल यहां पर है, ये एक फ्री पार्टिकल अंदर है, तो फ्री पार्टिकल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 लिखा है। अगर हम इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखें इस पार्टिकल के लिए, क्योंकि ये पार्टिकल अंदर मूव कर रहा है, फ्री पार्टिकल है तो मूव करेगा, और ये मूव करेगा तो इससे एसोसिएटेड एक डी ब्रॉगली वेव बनेगा, उस वेव का एक वेव फंक्शन होगा, उस वेव फंक्शन से एसोसिएटेड एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा। जब हम उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इसका वेव फंक्शन साई मिलेगा, और उस साई की हेल्प से हम इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे, है ना। तो ये जो भी पार्टिकल यहाँ फ्री पार्टिकल है, अगर हम इसके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख करके और उसको हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्टली ये बात लिख रहे हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से निकल के आएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, साई के ही टर्म में तो फंक्शन है, तो अगर साई के पदों में वो फंक्शन लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया, तो उसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो साई की वैल्यू आएगी, उसी को हम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो इसके लिए जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बना लेंगे ना, वही 2m/h² e - v साई बराबर 0, v की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, वहां से लास्ट में साई की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो साई की वैल्यू निकल के आएगी वो हम सीधा लिख रहे हैं, वो आता है साई इज इक्वल टू ए, और यहां पर आता है साइन n πx/L। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है। और ये जो n है वो क्या बताएगा, n क्या है, n की वैल्यू 1 2 3, ये सारी वैल्यूज यहां पर पॉसिबल है। ये n बताता क्या है, ये n बताता है इसके स्टेट को, कि आपका जो पार्टिकल है वो अगर मिनिमम एनर्जी स्टेट में होगा तो n की वैल्यू उसकी 1 होगी, जिसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। जैसे आप बोहर की थ्योरी में पढ़ रहे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो जैसे क्वांटम नंबर बढ़ रहा था वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रहा था। तो यहाँ n जो है वो एक तरह से, n की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी बढ़ रही है, या आप कह सकते हैं बदल रही है। n की वैल्यू बदलने से साई की वैल्यू भी बदलेगी, साई की वैल्यू बदलेगी, साई n लिखा हुआ ना, तो अगर हम n की वैल्यू बदलेंगे तो साई की वैल्यू बदलेगी, और साई की वैल्यू बदलेगी तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी बदलेगी, इसका मोमेंटम और एनर्जी सारा कुछ बदलेगा, क्योंकि सब कुछ साई के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये फार्मूला जो है, इसमें n की वैल्यू रखने से ये बदलेगा और सारा कुछ बदल जाएगा। तो अगर ये पार्टिकल यहां पर एकदम अपने ग्राउंड स्टेट में है या लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, उस टाइम पर हम n की वैल्यू 1 लिखेंगे। अगर ये पार्टिकल की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे। इसकी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो ये लेवल को बताते हैं, ग्राउंड लेवल को, और ये एक्साइटेड लेवल को बताते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो a है, ए इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है इसमें, अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की अगर हम टर्म में बात करें, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप निकाल लेंगे ना, ये अननॉर्मलाइज्ड है। वेव फंक्शन हमने जो निकाला ये अननॉर्मलाइज्ड है, तो आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पहले इसको नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा। वेव फंक्शन के नॉर्मलाइज्ड करने की कंडीशन आपको पता है, साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन करने पर, तो इसको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में डालेंगे, और वहां से ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप एक बार कैलकुलेट करके वेरीफाई भी करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो ए की वैल्यू है वो रूट में 2/L के बराबर आएगी, है ना। रूट में क्या आएगा, सर x बराबर 0 एंड x बराबर L सेम क्यों नहीं है, सेम क्यों नहीं मतलब x बराबर 0 और x बराबर 0 और L सेम क्यों नहीं है, क्या चीज सेम नहीं है। x बराबर 0 और x बराबर L जो है वो बाउंड्री है ना, बाउंड्री है इस दीवार की, तो उसके अंदर उसके बाहर ही तो बात करेंगे, वो बाउंड्री है, वो दीवार है। ठीक है। चलिए, तो अगर हम ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को यहां पर रखें तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो हमें मिलेगा, इस केस में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई
n बराबर ये हो जाएगा रूट में 2 अपान में l, और ये हो जाएगा साइन n पाई x अपान में l। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके हम इस पर टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। साई के ऊपर हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, और जब इसके ऊपर टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो एनर्जी की आइगन वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी की आइगन वैल्यू। लेकिन हम उसके पहले एक चीज और आपको दिखा दें, आप इसको देखकर बताइए कि जो साई बराबर लिखा हुआ है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है आपके पास में वेव फंक्शन की, वाई बराबर जैसे होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, तो यहाँ एक्स के साथ में जो भी रहता है वो के रहता है। किसी भी वेव के इक्वेशन में, किसी भी वेरिएबल, जो वेव के अंदर जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसके इक्वेशन में एक्स के साथ हमेशा के होता है और टी के साथ हमेशा ओमेगा होता है। तो यहाँ पर एक्स के साथ जो भी लिखा है वो क्या है, के लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे वाई इक्वल टू साई इक्वल टू ए साइन के एक्स से, तो के की वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो प्रोपागेशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें, उसकी हम आइगन वैल्यू लिख रहे हैं, तो आइगन वैल्यूज लिख रहे हैं किसकी, सबसे पहले हम प्रोपागेशन की बात करेंगे। तो प्रोपागेशन कांस्टेंट की आइगन वैल्यूज, प्रोपागेशन कांस्टेंट यानी के की आइगन वैल्यूज अगर लिखेंगे तो ये के की जगह पर क्या है, एन पाई अपान में एल, एन पाई अपान में एल। तो एन की अलग अलग वैल्यूज आप रखेंगे तो आपको एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज आप यहां पर रखेंगे। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तो एन की वैल्यू 1 आएगी, ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू 1 आएगी ना। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास में मोमेंटम। तो मोमेंटम की अगर हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है तो मोमेंटम P बराबर क्या होता है, मोमेंटम P बराबर एक्चुअल में एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है P बराबर h बाई लैम्डा। तो थोड़ा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो h अपान 2 पाई कर लीजिए और 2 पाई बाई लैम्डा कर लीजिए। आपको पता है h अपान 2 पाई को h कट बोलते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा को k बोलते हैं, तो ये कुल मिलाकर के बन जाता है h कट और k, h कट और k। तो यानी अगर k का आपको आइगन वैल्यू पता है तो मोमेंटम का आइगन वैल्यू कितना हो जाएगा, h कट से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसमें h कट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n इंटू पाई अपान एल हो जाएगा, n इंटू पाई अपान में एल। ठीक है ना, इसमें भी आप n की वैल्यूज रख दीजिएगा, 1 2 3 रखते जाएंगे तो आपको इसकी आइगन वैल्यूज मिलती जाएंगी। एग्जाम में आपसे यही सब सवाल हो सकते हैं, डेरिवेशन नहीं करने के लिए आएगा। ये सवाल हो सकते हैं कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में ग्राउंड स्टेट में जब पार्टिकल होता है तो उसके लीनियर मोमेंटम की आइगन वैल्यू कितनी होगी, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब पार्टिकल होता है तो उसकी प्रोपागेशन कांस्टेंट की आइगन वैल्यू कितनी होगी, या एनर्जी की आइगन वैल्यू कितनी होगी, या दो आइगन वैल्यूज का डिफरेंस अगर पूछ ले किसी किसी का आपस में, तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं। थर्ड, यहां पर थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड केस में क्या है, हम एनर्जी के आइगन वैल्यूज की बात करेंगे। तो एनर्जी का जो आइगन वैल्यू आता है, यहाँ पर एन लिख लीजिए। एनर्जी आइगन वैल्यू होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान में 2ml स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। यहां पर भी आप वही एन की वैल्यू 1 2 3 आप रखेंगे, ऐसे एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की, एन की वैल्यू 2 रखेंगे, एन की वैल्यू 0 नहीं रखना है, एन की वैल्यू 0 रखने पर ये एनर्जी 0 आ जाएगी। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपको पता है ये बात, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस होती है और 0 से स्टार्ट हो सकती है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इनिशियल सबसे लोएस्ट वैल्यू एनर्जी की 0 हो सकती है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे मिनिमम पॉसिबल एनर्जी भी 0 नहीं होती है, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है पार्टिकल के पास में। तो एन की वैल्यू 0 नहीं पॉसिबल, ये बात ध्यान रखना है। एन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम एनर्जी भी 0 नहीं आएगी, यहाँ वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। सबसे मिनिमम एनर्जी जो आएगी ग्राउंड स्टेट में वो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान 2ml स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी का ये एक्सप्रेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मत मिस करिएगा। बाकी चीजें आप छोड़ सकते हैं थोड़े टाइम के लिए ये सब, लेकिन ये फंक्शन भी आपको याद रखना है, फंक्शन याद रखना है और ये एनर्जी आइगन वैल्यू याद रखना है। और एनर्जी आइगन वैल्यू अगर आपके पास आ गया तो यहां से आप जरा देखिए एनर्जी की वैल्यू हम निकालें। फॉर एन इज इक्वल टू 1 एनर्जी आप निकालेंगे तो E1 आएगा, E1 आएगा।
और इस E1 को आप देखिए क्या कह सकते हैं, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, फार्मूले में यहाँ 1 रख देंगे तो आएगा पाई स्क्वायर, यहाँ n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, आएगा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपान में 2ml स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं पर यहाँ 8 लिखा रहता है, तो वो 8 तब आएगा जब h कट को आप ओपन करेंगे, h अपान 2 पाई करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल होगा और 4 इंटू 2 8 बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना, जो 8ml स्क्वायर लिखा रहता है वो सही है, बट हम उसको में h के फॉर्म में लिखते हैं और हम h कट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो E1 बराबर इतना आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना, जो कि 0 के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये अगर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपान 2ml स्क्वायर को हम E1 बोल रहे हैं, तो इस n स्क्वायर के अलावा ये पूरा E1 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, इस पूरे रिजल्ट को भी, यानी इस अपने जनरल इक्वेशन को भी हम ऐसे लिख सकते थे E1 के फॉर्म में, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते थे n स्क्वायर E1, n स्क्वायर E1, ठीक है। n स्क्वायर E1 के फॉर्म में लिखने का मतलब कि ठीक है, E1 की वैल्यू इतनी आ गई, अगर आप n इक्वल टू 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, अगर आप n इक्वल टू 2 लिखेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी, E2 की वैल्यू, आपने कहा n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स E1, इसी का 4 गुना आएगा, यानी 4 यहाँ पर मिलेगा। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो E3 मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा 9 E1। n इक्वल टू आप 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा E4 हो जाएगा, जो कि 16 E1 हो जाएगा। इस तरह से आपको अलग अलग ये स्टेट में एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की मिलेगी, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, ठीक है ना। ये है सेकंड एक्साइटेड एनर्जी, ये है थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। यहां से एक बात ये तो क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी है वो एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के पास कोई भी एनर्जी हो सकती है, मिनिमम एनर्जी 0 भी हो सकती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स से ये देखा कि पार्टिकल अगर किसी ऐसे फील्ड में आ गया जहां पर वो जिससे बाहर नहीं जा सकता, यानी 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर होगा ऐसे सिचुएशन में, तो उसके पास पहली बात तो मिनिमम एनर्जी कभी 0 नहीं होगी, दूसरी बात उसकी एनर्जी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल होंगी, सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी। यानी जो एनर्जी का उसके पास स्टेट होगा या एनर्जी का जो लेवल होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिस्क्रीट होगा। दैट इज इन क्वांटम मैकेनिक्स the energy levels are discrete, not continuous, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम इस एनर्जी का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए जैसे हाइड्रोजन एटम में किया था, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, तो 1 में आप देखिए ये एनर्जी है, 2 में 4 है, 4 से 9, 9 से गैप अगर आप देखेंगे तो ये गैप लगातार क्या होते जा रहा है, ये गैप लगातार बड़ा होते जा रहा है। n इक्वल टू 1 में जो एनर्जी है उसको E1 बोल दिया हमने, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को। n इक्वल टू 2 में देखा तो 4 गुना हो गया उसका, और n इक्वल टू 3 में देखा तो 9 गुना हो गया, n इक्वल टू 4 में देखा तो 16 गुना हो गया, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालें दो एनर्जी लेवल के बीच का, तो वो डिफरेंस आपको जो मिलेगा वो इक्वल नहीं मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा। E1 4 E1 यानी 3 E1 का शिफ्ट गैप हुआ, यहां से यहां पर जाएंगे तो ये 5 E1 का गैप हुआ, यहां से यहां पर जाएंगे ये 7 E1 का गैप हुआ। क्या मतलब है इस बात का, दैट इज एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली spaced for particle in वन डायमेंशनल बॉक्स। अगर पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स में है तो उसकी एनर्जी में जो लेवल होगा, मतलब जो एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, अगर एक मिनिमम वैल्यू है उसके बाद उससे ज्यादा जो अगली वैल्यू है,
इन दोनों में जो गैप आएगा वो दूसरे से जब तीसरे वाले अपने एनर्जी लेवल में पहुंचेगा, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, जो एनर्जी जब उसकी बढ़ेगी तो जो मिनिमम एनर्जी थी वो, जो उससे ज्यादा एनर्जी होगी वो, जो उससे ज्यादा एनर्जी होगी वो, हमेशा इसका गैप बराबर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर, यहाँ से बढ़कर 3 E1 के बराबर एनर्जी बढ़ा, लेकिन अगली बार 3 और नहीं बढ़ रहा है, 5 और बढ़ रहा है, यानी या तो ये एनर्जी पॉसिबल, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो लगातार एनर्जी का जो लेवल है उसमें अगर गैप देखेंगे तो वो क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। ये भी एक बड़ी खास बात है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के केस में जो एनर्जी लेवल है उसमें किसमें इक्वली स्पेस्ड है, किसमें अनइक्वली स्पेस्ड है। तो इसमें तो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, इसमें एनर्जी लेवल के बीच का गैप सेम नहीं है, ठीक है ना। अब हम वन डायमेंशन का भी देखेंगे पार्टिकल का आगे बढ़ करके। तो ये तो बात हो गई, वेव फंक्शन हो गया, एनर्जी की आइगन वैल्यू हो गई, और इसके अलावा फिर हमें और क्या पढ़ना है। इसके अलावा फिर बात आती है कि इसका हम ग्राफ बना दें प्रोबेबिलिटी के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो ग्राफ, अगर हम ग्राफ को ही डायरेक्ट बना देते हैं, सारी चीजों का डिसीजन आप वहीं से खुद ही ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे साई के लिए ग्राफ बनाएंगे और साई के मॉड के स्क्वायर के लिए। तो ये मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में फंक्शन को, वेव फंक्शन को यहां दिखाएंगे, अगला ये है, अगला ये है, अगला ये है। इसी तरह से ग्राउंड स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है मॉड साई स्क्वायर, फिर अगला ये है, अगला ये है, अगला ये है, बाकी छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए है ग्राफ, साई 1 के लिए, ये साई 2 के लिए, ये साई 3 के लिए, ये साई 4 के लिए। तो साई 1 का मतलब क्या, n इक्वल टू 1, साई 2 का मतलब क्या, n इक्वल टू 2, साई 3 का मतलब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी हम लिखेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम मॉड साई के स्क्वायर की बात करेंगे, तो मॉड साई 1 का स्क्वायर, मॉड साई 2 का स्क्वायर, मतलब सेकेंड एनर्जी स्टेट में जब है तो उसका वेव फंक्शन ये है, थर्ड में है तो ये है, फर्स्ट में है तो ये है, फोर्थ में है तो उसका जो ये है वो अलग है, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, आप जैसे ये सारी चीजें कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो कैलकुलेशन में नहीं जा रहे, बहुत आसान है, आपको बता रहे हैं। जैसे हमें यही पता करना है ना, साई 1 की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, साई 1, तो n की जगह पहले आप 1 रख दीजिए, हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि साई 1 की वैल्यू कहाँ जीरो है, कहाँ मैक्सिमम है। तो आप देखिए साई 1 की वैल्यू अगर आप जीरो निकालना चाहते हैं, ये जीरो कब आएगा, जब ये पूरी वैल्यू n पाई के फॉर्म में होगी। तो इसको n पाई से कंपेयर करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होकर के आपको x की वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये पूरी वैल्यू n पाई होगी। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरी वैल्यू पाई बाई 2 का मल्टीपल होगी, पाई बाई 2 का मल्टीपल होगी, पाई बाई 2 के फॉर्म में होगी, तो आपको मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव मिलेगा। अगर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल अगर आप लेते हैं, मतलब कि 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना उस टाइप से, तो निगेटिव भी मिलेगी। मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लेने पर या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। तो मतलब साई यानी जो वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होगी, वो उसी वेव फंक्शन के इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है साई एन बराबर √2/L और ये साइन n पाई x अपान में l, इसी में आप x की वैल्यू डिसाइड कर लीजिए, या इस पूरे एंगल की वैल्यू, ये इसको कितना कितना रखना है, ये वाली वैल्यू जीरो और मैक्सिमम है। तो जब भी आप x की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखेंगे और x की वैल्यू आप l रखेंगे, तो यानी बाउंड्री पर जब भी बात होगी x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये पूरा वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर l रखेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, साइन n पाई की वैल्यू जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप l बाई 2 रखकर देखिए, l से l कैंसिल, 2 यहाँ बचेगा, n पाई बाई 2, ये तो 1 पहले ही रख दिया, पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो रूट में 2/L आएगा मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये एंगल डिसाइड करेगा कि ये वाली वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम, और ये एंगल को इक्वल करने से x की वैल्यू आएगी। तो हमें ये पता चलेगा कि साई 1 की वैल्यू मैक्सिमम तब आएगी जब x की वैल्यू कितनी लेंगे, l बाई 2। तो हमने इसका जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ ऐसा बना। अब हम उसके बेसिस पर ग्राफ बना रहे हैं, तो ये ग्राफ ऐसा बना। इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ये कौन सा पॉइंट है इन दोनों के बीच का, यानी l बाई 2 है, ठीक है ना। तो l बाई 2 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा ग्राउंड स्टेट में, यहां पर जीरो, यहां बाउंड्री पर भी जीरो। इसी तरह से अगर हम साई 2 की वैल्यू निकालें तो ये कब मैक्सिमम होगा, तो इसके लिए आप जब बनाएंगे तो इसका कुछ इस टाइप से आएगा
इसको आप देख लीजिए, यानी ये बिल्कुल आधा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सामने आएंगे, यहाँ से सामने जाएंगे कितना होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है ये उसका आधा है, यानी ये l/2 है जस्ट ऊपर। अगर ये l/2 है, 0 से l/2, तो ये कितना है l/4, यानी l/4 आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम आएगा। और ये है 1l/4, ये है 2l/4, ये है 3l/4। 3l/4 पर साई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, लेकिन माइनस में इसलिए नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आगे भी आप कर लीजिए, थर्ड साई 3 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 0 कब होगी, आप उसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया, इसमें 3 पार्ट बनेगा, तो 3 इक्वल पार्ट कर लीजिए। l/3 मतलब 1l/3, 2l/3, 3l/3 यानी कि l। तो आपको इसका ऐसे मिलेगा वेव फंक्शन कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। यानी एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, अब अगला 4 पार्ट में, यानी l/4, 2l/4, 3l/4 एंड 4l/4। ठीक है। अब अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है, तो आप इस और आपको स्टेट भी बताया जाएगा कि ग्राउंड स्टेट है कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, और कहां पर वेव फंक्शन मैक्सिमम है, कहां पर जीरो है, तो वो तो आप बता पाएंगे ना, ये कौन सी पॉइंट है ये निकाल लेंगे ना। जितने पार्ट दिख रहे हैं वो सब इक्वल हैं, तो आप देख लीजिए, इसमें पूरा एक पार्ट है, इसमें पूरा 2 पार्ट है तो आधा होगा, इसमें पूरे 3 पार्ट है तो 1/3 1/3 1/3, इसमें पूरे 4 पार्ट है तो 1/4 1/4 1/4 कर लेंगे ना। ठीक है। ये ग्राफ इसलिए जरूरी है, यहां से बहुत सारे सवाल हैं जिसके लिए कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली ग्राफ से आप देख करके बता सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे कि वेव फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, तो उसमें बहुत आप टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ डायरेक्टली आप बता सकते हैं। और देखिए, मॉड साई का स्क्वायर का मतलब क्या, यही जो आपके पास है साई, इसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके मॉड का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर ये जो वेव फंक्शन आप नीचे की तरफ दिखा रहे हैं वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। बाकी सारा कुछ इसका सेम ही रहता है, मतलब पैटर्न अगर आप देखें तो यही रहता है। बस ये जो अपान वाला है ना पार्ट, ये अपान में जो नीचे की तरफ जा रहा है वो स्क्वायर होकर के पॉजिटिव मिलेगा। तो आप ऐसे इसको बना लीजिए। अभी आपको बता रहे हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी के सवाल की वो आपको जरूरी है, ऐसे नहीं है कि अब नेट गेट की बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए जो जरूरी है वो सब यहीं से हो जाएगा। जैसे अगर ये पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट में अगर पार्टिकल है तो उसके मैक्सिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है, आपको तो पता ही है कि साई जो है वो प्रोबेबिलिटी के ही बारे में बताता है। साई की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होना, क्योंकि साई की न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर ही तो करते हैं, साई के मॉड का स्क्वायर ही तो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहीं पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी ज्यादा होगा। साई की वैल्यू यहां ज्यादा थी, साई की वैल्यू यहां भी ज्यादा थी, बस ये निगेटिव एक्सिस पर था इसलिए नीचे दिखा रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी के केस में साई की वैल्यू से मतलब है, निगेटिव से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर साई ज्यादा है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, यहाँ साई ज्यादा है यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, सेम चीज है, वही आ रहा है वहां पर, आप देख लीजिए। तो l/2 पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी पार्टिकल के पाए जाने की, जब ग्राउंड स्टेट में होगा। लेकिन उसी l/2 पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो भी होगी जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो l/2 पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, बाउंड्री पर भी जीरो है, बीच में यहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और यहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब ये कौन सी लोकेशन है, ये l/2 है तो उसका ये आधा है l/4। l/4 और 3l/4 पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, कब, जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होता है, सेकंड एनर्जी स्टेट में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है तब। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहाँ 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 मैक्सिमम है, बाकी ये पॉइंट पर जीरो है, ये पॉइंट पर जीरो, ये पॉइंट पर जीरो, ये पॉइंट पर जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। ठीक है। तो इसके जितने भी सवाल आएंगे उसका आइडिया आप यहां से लगा लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या वेव फंक्शन के इस ग्राफ से। ठीक है। यहीं पर एक लास्ट पॉइंट और लिख देते हैं और इसको खत्म करते हैं। नोड की बात होती है नोड, ठीक है, ये नोड है। नोड मतलब होता है द पॉइंट इनसाइड द बॉक्स या इनसाइड द बाउंड्री एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज जीरो।
तो बाउंड्री के अंदर वो जगह जहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको नोड कहते हैं। तो जब हमारा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में था तो ये वो जगह है जहां प्रोबेबिलिटी 0 है। 0 तो प्रोबेबिलिटी यहाँ और यहाँ भी है, लेकिन ये बाउंड्री है ना, तो हमें बाउंड्री को छोड़ करके लेना होता है। तो ये इनसाइड द बॉक्स जो है ये एक जगह है जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम सॉरी 0 1 मिनट 1 मिनट प्रोबेबिलिटी 0 की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर तो कोई केस नहीं है। इसमें बाउंड्री के बीच में कहीं पर भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। इस वाले में एक जगह पर है, इस वाले में 2 जगह पर है, इस वाले में 3 जगह पर है। मतलब आप देखिए जब एनर्जी स्टेट 1 है तो नंबर ऑफ नोड 0 है, जब ये 2 है तो 1 है, ये 3 है तो 2 है, ये 4 है तो 3 है। मतलब कि आपके पास जो नंबर ऑफ नोड है जहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है बॉक्स के अंदर, उसकी संख्या n-1 से निकलेगी, जहां n क्या है, एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में नोड कितना आएगा, 1-1 0, कोई नोड नहीं है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो 1-1 सॉरी 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये है। इसी तरह तीसरे में 3-1 करने पर 2 आएगा। इस तरह से आप नोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये एक पहला जो एप्लीकेशन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ आपका नोड और वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, उसके बाद में एनर्जी स्टेट और इसका सेपरेशन, अनइक्वल स्पेस, ये सारा पार्ट। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन था। अभी इसके बाद स्टेप पोटेंशियल है और फिर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वो टॉपिक और क्वांटम मैकेनिक्स की पोस्टुलेट, ये दोनों हम कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।